वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पत्र लेखन। बच्चों, पत्र लेखन एक कला है। इस कला का साहित्य में विशिष्ट स्थान है और अपने प्रतिदिन के जीवन में हम किसी न किसी को पत्र लिखते ही हैं। पत्र ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम दूरस्थ व्यक्ति को अपने हृदयगत भावों का परिचय देते हैं। साहित्य में तो पत्र लेखन को एक शैली माना जाता है और बहुत सी कहानियों और उपन्यासों को पत्रात्मक शैली में लिखा गया है। इस प्रकार जीवन और साहित्य दोनों में ही पत्र लेखन का महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों, बहुत पुराने ज़माने में जब मोबाइल नहीं हुआ करता था, तब अगर हमें किसी रिश्तेदार को सूचना देनी होती थी, अपने परिवार के किसी सदस्य को सूचना देनी होती थी, तब हम पत्र के द्वारा ही सूचना दिया करते थे। बच्चों, ये चीज़ हमने अनुभव की है। आजकल के बच्चे इसको अनुभव नहीं कर सकते हैं क्योंकि आजकल सभी के पास मोबाइल है और जो मैसेज उनको देना होता है वो एक क्षण में दूसरे के पास पहुंच जाता है। लेकिन बच्चों, जिस ज़माने में हम रहे हैं उस समय अगर हमें कोई सूचना भेजनी होती थी तो वो सूचना कम से कम जितनी दूरी पर कोई व्यक्ति होता था उसी दूरी के हिसाब से पहुंचती थी। बच्चों, हमें पता है कि जब हमारे जो पिताजी हैं वो बहुत दूर मथुरा में काम करते थे, वहाँ पर जो सर्विस करते थे, तो जब अगर हम पास भी होते थे तो हमें जब अपने पास होने की सूचना उन्हें देनी होती थी तो हम पत्र के द्वारा लिखते थे। तो 8 दिन के बाद हमारे पिताजी को पता चलता था कि हम पास हो गए हैं। आजकल बच्चों, आप जो है कितने अच्छे ज़माने में रह रहे हैं कि एक सूचना एक पल भर में अपने देश विदेश कहीं भी पहुंच जाती है। लेकिन फिर भी पत्र लेखन का ज्ञान सभी बच्चों को होना चाहिए। भले ही जो है आजकल जो है इसकी आवश्यकता बहुत कम हो गई है, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं पत्रों की आज भी आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि अगर बच्चों को छुट्टी लेनी है तो स्कूल में प्रार्थना पत्र लिखना होगा। अगर कहीं पर हमें जो है आवेदन डालना है तब भी हमें ये पत्र लेखन करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि मोबाइल आने से पत्र बिल्कुल जो है आपके काम के नहीं रहे हैं। पत्र की भी आज भी आवश्यकता है। तो इसीलिए बच्चों, पत्र लेखन किस प्रकार से किया जाता है ये सीखना भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो बच्चों ये जान लो कि पत्रों के कितने प्रकार होते हैं। बच्चों, पत्र जो होते हैं पत्र के होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार। मतलब जो पत्र लिखते हैं हम, पत्र 4 प्रकार के लिखे जाते हैं। तो सबसे पहला जो पत्र आता है वो है पारिवारिक, व्यक्तिगत अथवा घरेलू। मतलब इस पत्र में क्या होता है कि इस पत्र के इस जो प्रकार होता है यह पत्र अपने माता पिता, भाई बहन, अन्य सगे संबंधियों तथा मित्रों को लिखे जाते हैं। तो बहुत कम जो है इस पत्र की अब शायद आवश्यकता हो, लेकिन फिर भी आना तो चाहिए कि किस तरह से ये पत्र लिखे जाते हैं। कि इन पत्रों को कहते हैं पारिवारिक, व्यक्तिगत अथवा घरेलू। यानी इस जब पत्र लिखा जाता है ये तो जो घरेलू पत्र होते हैं या व्यक्तिगत या पारिवारिक, तो ये लिखे जाते हैं अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को और अपने सगे संबंधी तथा मित्रों को। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पारिवारिक पत्र कौन से होते हैं, जो अपने सगे संबंधी, भाई बहन, माता पिता और मित्रों को लिखे जाते हैं। तो ये होते हैं पारिवारिक, व्यक्तिगत अथवा घरेलू पत्र। दूसरा आता है सामाजिक अथवा व्यावहारिक पत्र। इस प्रकार के पत्रों के अंतर्गत निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, संवेदना पत्र आदि को सम्मिलित किया जाता है। बच्चों, इस पत्र की आज भी बहुत अधिक आवश्यकता है क्योंकि यह पत्र आज भी लिखा जाता है। जैसे शादी विवाह में निमंत्रण पत्र आता है, किसी को बधाई पत्र लिखना होता है, संवेदना पत्र लिखना होता है। भले ही उसको आप किस पे मोबाइल से भेजें,
है ना। लेकिन पत्र ना लिख करके मोबाइल से भी भेज सकते हैं, लेकिन फिर भी इस पत्र की आज भी इस ज़माने में भी आवश्यकता है, क्योंकि सभी के जो है निमंत्रण पत्र आपको लिखने पड़ सकते हैं, किसी को बधाई पत्र लिखना पड़ सकता है, संवेदना पत्र लिखना पड़ता है, तो इसको कहते हैं सामाजिक अथवा व्यवहारिक पत्र। तीसरा आता है बच्चों व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र कौन सा होता है? जैसे जो लिखते हैं व्यापारी, वकील, बैंक मैनेजर आदि को व्यावसायिक उद्देश्यों से लिखे जाने वाले पत्र व्यावसायिक पत्रों के अंतर्गत ही सम्मिलित किए जाते हैं। यानी अगर जैसे आप कोई व्यापारी हैं और व्यापार से संबंधित आप कोई दूसरे व्यापारी को पत्र लिख रहे हैं, कि अगर आप वकील हैं या वकील को कोई आप पत्र लिख रहे हैं, या आप किसी आम व्यक्ति को कभी वकील की आवश्यकता पड़ सकती है तो उसको आप पत्र लिख रहे हैं, या बैंक में कोई परेशानी है बैंक से संबंधित तो, या बैंक से कुछ पूछना है तो हम बैंक मैनेजर को जब पत्र लिख रहे हैं, या कोई भी व्यावसायिक उद्देश्य से जब आप पत्र लिखते हैं तब उस पत्र को कहते हैं व्यावसायिक पत्र। अगला जो पत्र आता है वह है सरकारी अथवा आधिकारिक पत्र। यह पत्र व्यक्तिगत अथवा सार्वजनिक विषयों से संबंधित आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, पूछताछ पत्र आदि विभिन्न प्रकार के पत्र इसी प्रकार के पत्रों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। बच्चों इस पत्र की भी बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको आवेदन करना पड़ सकता है, और कहीं पर नौकरी के लिए आवेदन करना है, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है आपको, कहीं पर किसी की अगर आपको शिकायत करनी है तो आप शिकायती पत्र लिखेंगे, कहीं पर आपको कुछ पूछताछ करनी है, कुछ जानकारी लेनी है तो पूछताछ के पत्र लिखने पड़ सकते हैं। तो इस पत्र की भी बहुत अधिक आवश्यकता है। वैसे तो जो है अब सामाजिक अथवा व्यवहारिक पत्र की भी आवश्यकता है, व्यावसायिक पत्र की भी आवश्यकता है, और सरकारी अथवा आधिकारिक पत्र की भी बहुत अधिक आवश्यकता है। हाँ, रही पारिवारिक पत्र की बात, वो आप जो है अब मोबाइल से काम चला लेते हैं। तो आपने समझ लिया बच्चों कि कितने प्रकार के पत्र होते हैं? 4 प्रकार के पत्र होते हैं। पहला पत्र है पारिवारिक, व्यक्तिगत अथवा घरेलू, दूसरा है सामाजिक अथवा व्यवहारिक पत्र, तीसरा है व्यावसायिक पत्र, और चौथा है सरकारी अथवा आधिकारिक पत्र। अब बच्चों आपने ये तो जान लिया कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। अब हम जानते हैं कि पत्र लेखन के आवश्यक नियम क्या हैं। जब हम किसी को पत्र लिखते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों पत्र लिखते समय पत्र लेखक जो लिख रहा है, पत्र लिखने के उद्देश्य, तात्पर्य, प्रयोजन आदि पर विचार कर लेना चाहिए, कि साथ ही इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि पत्र पाने वाले का उससे क्या संबंध है। यानी जब हम किसी को पत्र लिख रहे हैं तो आप सबसे पहले उद्देश्य जानिए कि हम किस उद्देश्य से पत्र लिख रहे हैं, क्या मतलब है इसका, क्या तात्पर्य है, क्या प्रयोजन है, और इन सब का विचार करने के बाद इस पर भी विचार करना है कि जो है हम जिसको लिख रहे हैं उससे हमारा संबंध क्या है, वो हमारे रिश्ते में क्या लगते हैं। इस पहली बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी जो बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, पत्र शांत मन से स्थिर चित्त होकर के लिखना चाहिए। अगर आप गुस्से में लिखेंगे तो आपके गुस्सा जो है पत्र में आ जाएगा सारा, ठीक है। शांत मन से नहीं लिखेंगे तो कुछ भी लिखा जा सकता है, जो आपको लिखना है वो लिखा नहीं, और जो नहीं लिखना था वो पत्र में आपने लिख दिया। तो इस तरह से दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि पत्र जब आप लिखें तो शांत मन से लिखें, स्थिर चित्त होकर के लिखना चाहिए। उद्वेगपूर्ण स्थिति में लिखा गया पत्र अस्पष्ट और अव्यवस्थित हो सकता है। वही बात है यहाँ पर भी कि जब आप गुस्से में लिखेंगे, शांत मन से नहीं लिखेंगे तो वो पत्र आपका अस्पष्ट भी होगा, मतलब जो पढ़ने लायक ना हो, और वो अव्यवस्थित भी हो सकता है। अव्यवस्थित का मतलब कि जो आपको लिखना था वो नहीं लिखा, वो छूट गया, और जो नहीं लिखना था वो आपने लिख दिया। इसलिए ध्यान रखना है कि पत्र जब आप लिखें तो शांत मन से और स्थिर चित्त होकर के ही आपको पत्र लिखने बैठना है। तीसरा नियम है पत्र लिखने का कि पत्र में व्यर्थ की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।
अन्यथा पत्र पढ़ने वाला उसमें रुचि नहीं लेगा। पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि जो बात आपने एक बार कह दी है उसको बार बार रिपीट नहीं करना है। एक बार आपने बात कह दी, फिर उसको बार बार मतलब पुनः पुनः फिर से नहीं लिखना है। तो इससे क्या होगा, जब कोई पत्र आपका पढ़ रहा होगा तो वो रुचि नहीं लेगा कि ये तो बार बार वही बात लिखे जा रहा है ना। आगे को क्या पढ़ना है कि बार बार आगे को यही लिखे जा रहा है बार बार। तो ठीक है बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप पत्र लिखे किसी को तो एक बात जो आपने लिख ली है, हाँ 2 बार लिख सकते हैं। अगर दो बार की उसमें आवश्यकता है तो 2 बार लिख सकते हैं, लेकिन बहुत बार उसको जो है बार बार एक ही बात को रिपीट नहीं करना है। अब आपको समझ में आ गया। चौथी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है पत्र में सीधी, सरल, स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। कभी कभी अगर आपको बहुत अधिक विद्वान हैं, बहुत अच्छी आपको हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, जो भी भाषा आपको बहुत अच्छी तरह से आती है, तो उसमें बहुत सारे कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग आप नहीं करें अपनी विद्वता जताने के लिए। क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि जिसके पास आप पत्र भेज रहे हों वो पत्र की बातें आपको जो आपने लिखी हैं वो उसको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो साथ ही दोहों, कहावतों, मुहावरों, ग्रामीण शब्दों का और क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कम किया जाना चाहिए, जिससे पढ़ने वाला उसे आसानी से समझ सके। मतलब जो पत्र लिखते हैं उसमें भाव ये होना चाहिए कि हम अपनी बात दूसरे तक जब पहुंचा रहे हैं तो जो पढ़ रहा है उस पत्र को वो बात उसको समझ में आ जाए। पत्र का भाव ये नहीं होना चाहिए कि हम इस तरह से क्लिष्ट भाषा में लिखें, कठिन शब्दों का प्रयोग करें, अपनी विद्वता को उस पत्र में भर दें कि पढ़ने वाला ये समझे कि ये बहुत बड़ा विद्वान है, इसने बहुत बड़े कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग किया। वहाँ पर अपनी विद्वता नहीं दिखानी है, अपनी जो है सरलता से ध्यान रखना है कि जिसके पास हम पत्र भेज रहे हैं उसको वो पत्र समझ में आ जाए। तो बच्चों इसमें ना कहावतें बहुत ज़्यादा डालनी है, ना मुहावरे डालने हैं, ना किसी ग्रामीण शब्दों का प्रयोग करना है, ना ही क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करना है, बल्कि जब आप पत्र लिखने बैठे तो बहुत ही सरल शब्दों में आपको पत्र को लिखना है। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है, जो पत्र लिखने का नियम है, वो है पत्र में सबसे ऊपर दाहिनी ओर तिथि अथवा मतलब दाहिनी ओर तिथि तथा स्थान अवश्य लिखना चाहिए परंतु आवेदन पत्रों में तिथि अंत में बाईं ओर लिखनी चाहिए। अब आपको समझ में आ गया कि जब आप पत्र लिख रहे हैं तो पत्र में सबसे ऊपर दाहिनी ओर तिथि तथा स्थान अवश्य लिखना चाहिए। अब दाहिनी ओर कौन सा होता है, जिस हाथ से आप खाना खाते हैं, यानी राइट हाथ की तरफ जब आपका पत्र है रखा हुआ तो जो आपका राइट हाथ है, हैंड है, मतलब जो जिससे आप खाना खाते हैं। अब कुछ लोग जो है बाएं हाथ से भी खाते हैं, तो ध्यान रखिए जो आपका दाहिना हाथ है उसको ध्यान रखिए, उसकी तरफ आपको तिथि लिखनी है और स्थान अवश्य लिखना है। परंतु जो आवेदन पत्रों में तिथि अंत में, परंतु जब कोई आप आवेदन पत्र लिखेंगे कहीं पर तो उसमें जो तिथि होगी वो बाईं ओर लिखनी है। ठीक है बच्चों, लेफ्ट में लिखनी है, इतना आपको ध्यान रखना है। छठा नियम आता है बच्चों, पत्र समाप्ति के पश्चात यदि कुछ और लिखना हो तो सदैव पुनश्च करके लिखना चाहिए। मतलब अगर पत्र समाप्ति के पश्चात कुछ छूट गया है, कुछ और लिखना है, तो आप फिर सदैव पुनश्च ये शब्द है ये लिख दीजिए वहाँ पर और फिर लिखना चाहिए। और सातवां जो नियम है वो है सरकारी पत्र संक्षिप्त एवं सुसंगठित होने चाहिए। आपके जो पारिवारिक पत्र हैं वो शायद लंबे हो सकते हैं, उसमें आपकी बातें होंगी, अपनी पर्सनल बातें हो सकती हैं, परिवार की बातें हो सकती हैं, तो पत्र आपका लंबा हो सकता है। लेकिन जो सरकारी पत्र है वो संक्षिप्त मतलब छोटा और सुसंगठित होना चाहिए। ऐसे पत्रों में कम शब्दों में अधिक बात लिखी जानी चाहिए। तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप सरकारी पत्र लिखने जा रहे हैं और बहुत बड़ा आपने पत्र लिख दिया, तो ये सही नहीं रहेगा। अगला जो 8वां पत्र ध्यान रखना है नियम का, वो है सरकारी पत्रों के प्रारंभ में पत्र का विषय भी लिख देना चाहिए। जब आप सरकारी पत्र लिखेंगे तो उसमें जो है एक डाला जाता है विषय लिख करके वो लिख दिया जाता है कि ये जो पत्र लिखने जा रहे हैं उसका मैटर क्या है, उसका विषय क्या है, कि आप इसमें क्या
जो है लिखने वाले हैं, कोई जो है कोई पूछताछ करने वाले हैं, या कोई छुट्टी लेने वाले हैं, या कुछ भी और भी जो भी कारण है आपका उसमें आप लिख देंगे, ताकि जब पढ़ने वाले को पता चल जाएगा कि हाँ इसमें जो है इस विषय पर बात हो रही है। अगला जो नियम है, सरकारी पत्रों में ओम, श्री गणेशाय नमः आदि नहीं लिखना चाहिए, और सरकारी पत्रों में कहावतों, मुहावरों आदि का प्रयोग नहीं किया जाता, और साथ ही उनमें कविता का कोई अंश भी नहीं लिखना चाहिए। इतना बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो सरकारी पत्र होते हैं, सरकारी पत्रों में ओम, श्री गणेशाय नमः और कहावतें, मुहावरे ये सब, और कविता, जो कविता का भी कोई अंश नहीं होना चाहिए, मतलब लिखना है नहीं चाहिए कि जब आप सरकारी पत्र लिख रहे हैं ना तो उसमें ओम लिखना है, ना श्री गणेशाय लिखना है, ना उसमें कहावतें लिखना है, ना मुहावरे लिखना है, ना कविता लिखना है। और भी अगर आप किसी और धर्म से भी संबंधित हैं तो अपने धर्म का कोई भी बात उसमें नहीं लिखनी है। ठीक है। और अगला नियम है 10वां, सरकारी पत्रों में व्यक्ति का नाम न लिखकर उसे पद से संबोधित किया जाना चाहिए। जब आप कोई सरकारी पत्र लिख रहे हों तो उसमें आप उसका नाम नहीं लिखेंगे, उसके पद से संबोधित करेंगे। जैसे जब हम छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो लिखते हैं ना प्रधानाचार्य, जब कोई महिला है तो उसे लिखते हैं प्रधानाचार्य, और अगर जब कोई जो है पुरुष होते हैं तो लिखते हैं प्रधानाचार्य। ठीक है, इस तरह से पद से लिखते हैं, ना कि उनका नाम लिखते हैं। अगला जो नियम है वो है पत्र का उत्तर देते समय आए हुए पत्र को सामने रख लेना चाहिए, जिससे सब बातों का विस्तार से उत्तर दिया जा सके। अगर आप किसी का उत्तर देने के लिए कोई पत्र लिख रहे हैं तो जिसका उत्तर देने के लिए लिख रहे हैं तो उस पत्र को सामने रख लीजिए, और जो उसमें किसी ने आपसे पूछा है कोई उत्तर तो आप उसमें से पढ़ते जाइए और उसका उत्तर लिखते जाइए। नहीं तो क्या होगा कि जो पूछा था वो तो लिखा नहीं और वो लिख दिया जो उन्होंने पूछा नहीं था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब आता है कि पत्र जो होता है, पत्र के कितने अंग होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें पत्र के मुख्यतः 6 अंग होते हैं। पत्र के मुख्यतः 6 अंग होते हैं। जैसे पहला आता है स्थान तथा तिथि। पत्र में दाईं ओर उस सबसे ऊपर भेजने वाले का पता तथा पत्र लिखने की तिथि अंकित रहती है। और दूसरा है इसका अंग संबोधन एवं प्रशस्ति। पत्र के प्रारंभ में जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके लिए विशेष आयु अथवा पद के अनुसार संबोधन शब्द लिखा जाता है। मतलब ध्यान रखें कि कोई बड़ा है, तुमसे छोटा है, तुम्हारी बराबरी का है, तो उससे आपका क्या संबंध है, कोई अधिकारी है तो उसका ध्यान रख करके पद के अनुसार संबोधन शब्द लिखा जाता है। अगला अंग है पत्र का, वह है शिष्टाचार। संबोधन या प्रशस्ति के बाद पदानुसार नमस्कार, प्रणाम, आशीर्वाद आदि लिखा जाता है। जैसे जो भी संबंध है जिसको आप पत्र लिख रहे हैं तो उसी के अनुसार आप उसको नमस्कार, प्रणाम, आशीर्वाद आदि उसमें लिख सकते हैं। फिर आता है मुख्य विषय। इसमें मुख्य सामग्री रहती है कि आप उसमें जो भी आपको बात कहनी है उसमें आप लिखेंगे। समाप्ति होने पर इति शुभम, शुभमस्तु, धन्यवाद आदि लिखने के बाद लिखने वाले का नाम अंकित होता है। जो लिख रहा है बाद में वो अपना नाम भी उसमें अंकित करता है। छठा आता है कि पता। ये सबसे मुख्य है, क्योंकि पता नहीं लिखा तो फिर आपका लेटर या पत्र वहाँ पर जाएगा नहीं। तो कार्ड या लिफाफे पर पाने वाले का पूरा नाम व पता लिखा जाना चाहिए। बच्चों ये बहुत ही ज़रूरी है। पता आपको बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। जिसको आप भेज रहे हैं उसका पता आपको अच्छी तरह से याद होगा, और उसके ऊपर जब पत्र के ऊपर आप पते को लिखेंगे तभी वो वहाँ पर पहुँच सकता है,
जहाँ पर आप उसको भेजना चाहते हैं। इसलिए पता भी बहुत अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर बच्चों एक प्रारूप है ये प्रार्थना पत्र का, क्योंकि प्रार्थना पत्र बच्चों को जो है बहुत आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उन्हें छुट्टी लेनी पड़ती है और उन्हें प्रार्थना पत्र देना होता है। तो बच्चों सबसे शुरू में जो आप लिखेंगे, जो यहाँ पर लिखेंगे प्राचार्य, यहाँ पर जिस तरह से लिखा हुआ है क ख ग, जो क ख ग का मतलब है कि जो भी आपके स्कूल का नाम है। जैसे आपको जैसे कन्या विद्यालय में आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल हैं वो महिला होंगी, तो आप लिखेंगे प्रधानाचार्य। पहले लिखेंगे सेवा में, इस तरह से लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य। क ख ग का मतलब है कि यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और नीचे जो है अपना जो है जो भी शहर है जहाँ पर आप रहते हैं, जो भी आपके स्कूल जो भी जिस शहर में है उसका नाम लिखेंगे और फिर बाद में ज़िला भी लिखेंगे। फिर यहाँ पर दूसरे नंबर पे आप डालेंगे विषय। अभी बताया था कि आपको विषय लिखना होता है, तो ऊपर ही लिख देंगे आपको 2 दिन का अवकाश, कि आप पत्र क्यों लिख रहे हो, मतलब प्रार्थना पत्र क्यों लिख रहे हो, क्योंकि इसमें आपने विषय डाल दिया कि यहाँ पर हम 2 दिन की छुट्टी चाहिए। फिर यहाँ पर लिखेंगे श्रीमान जी। यहाँ पर श्रीमान जी, अगर आपके सर हैं तो श्रीमान जी लिख देंगे। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे अगला सविनय निवेदन, यह है, यहाँ से पत्र जो है आपका शुरू होगा और यहाँ पर जो भी आपकी समस्या है यहाँ पर वो आ जाएगी। किसी भी तरह से जो भी आपका है पत्र, किसी भी तरह से होता है, छुट्टी का हो सकता है, आप जो है टीसी का हो सकता है, टीसी निकलवाने के लिए हो सकता है, नाम कटवाने के लिए हो सकता है, फीस माफ़ी के लिए हो सकता है, कुछ भी आपकी जो समस्या है वो सब यहाँ पर आएगी बच्चों इसमें। और फिर लास्ट में आएगा अतः कृपया। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे और यहाँ पर धन्यवाद सहित लिखेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे आपका आज्ञाकारी, अगर लड़का है, आप लड़के हैं तो लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर आप जो है टीचर्स को लिख रहे हैं तो लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, लिख करके अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे जो भी होगा, जहाँ पर अवश्य लिखा हुआ है जो भी आपका। अगर आप लड़की हैं तो आप लिखेंगे आपकी आज्ञाकारी शिष्या, और जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर डाल देंगे बच्चों दिनांक, कि कौन सी दिनांक को आपने ये पत्र लिख रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम एक पत्र का नमूना लेंगे। अगली वीडियो में हम दूसरे पत्रों के नमूने भी आपको लिख करके दिखाएंगे कि किस तरह से ये पत्र लिखे जाते हैं। तो ये जो है ये छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र है बच्चों, इस तरह से प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। और ये बहुत ही बड़ी बुरी स्थिति होती है कि बच्चे जो है प्रार्थना पत्र सही से नहीं लिखते हैं, उसमें बहुत अधिक जो है गलतियां करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों बहुत ध्यान से देखना है कि किस तरह से पत्र लिखा जाता है। अभी बताया था ना, सबसे पहले जो पत्र शुरू करते हैं वो करते हैं सेवा में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेवा में और कोमा लगाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। जब सेवा में लिखेंगे वहाँ पे अंक की बिंदी लगेगी और उसमें नीचे जो है एक कोमा लगता है, सेवा में। फिर नीचे लिखेंगे प्रधानाचार्य। अगर जो है अभी बताया कि अगर जो प्रिंसिपल हैं पुरुष हैं तो आप प्रधानाचार्य लिखेंगे, और अगर महिला हैं तो आप यहाँ पर आ का डंडा लगाएंगे, इसमें प्रधानाचार्य, इस तरह से आप लिखेंगे प्रधानाचार्य। अगर वहाँ पर महिला हैं तो इस तरह से लिखेंगे प्रधानाचार्य, और अगर पुरुष हैं तो आप इस तरह से ही लिख सकते हैं प्रधानाचार्य। और प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य के बाद लिखकर के बाद भी एक कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है आदर्श इंटर कॉलेज। आपका जो भी स्कूल है उसका नाम लिख देंगे, जो भी स्कूल है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो बच्चे कन्या में पढ़ते हैं वो लिख सकते हैं कि कन्या इंटर कॉलेज। ठीक है, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आप यहाँ पर पूरा लिखेंगे। फिर अपने ज़िले का नाम लिखेंगे, जो रामपुर के हैं तो जैसे रामपुर लिख देंगे, रामपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सेवा में प्रधानाचार्य कन्या इंटर कॉलेज खारीकुआ रामपुर उत्तर प्रदेश। इस तरह से जो रामपुर के बच्चे हैं जो भी आपका स्कूल होगा उसका आप स्कूल में इस प्रकार से नाम लिखेंगे। फिर बताया था कि फिर लिखना है आपको विषय। अब यहाँ पर देखिए किसी को बुखार आ रहा है तो उसने बुखार के लिए लिखा है, तो बुखार को बच्चों लिखा जाता है ज्वर।
तो यहाँ पर जो भी विषय है आपका, उन्होंने तो छुट्टी के लिए लिखा है क्योंकि उन्हें बुखार आ रहा है किसी बच्चे को, तो उसने लिखा है ज्वरग्रस्त होने के कारण 1 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। तो बच्चों आपका जो भी यहाँ पर कारण है, आप फीस माफ़ी के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पर फीस माफ़ी का कारण लिख दीजिए, ठीक है। कि या फिर छुट्टी के लिए लिख रहे हैं, कहीं पर आपको जाना है तो आप वहाँ पर जाने के मतलब कहीं भाई की शादी में जाना है, बहन की शादी में जाना है, तो जो भी आपका कारण है यहाँ पर वो उसमें एक कारण आ जाएगा विषय में, ठीक है बच्चों। यहाँ पर विषय आ जाएगा। अब आप कैसे लिखते हैं यहाँ पर मान्यवर, यहाँ पर बच्चों यहाँ पर आप जैसे मान्यवर लिखा हुआ है तो अगर यहाँ पर आप महोदय भी लिख सकते हैं, महोदय, इस तरह से आप महोदय लिखेंगे, महोदय। और अगर महिला हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे महोदया। इस तरह से बच्चों यहाँ पर जो है मान्यवर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लिखिए महोदय, मान्यवर भी लिख सकते हैं, महोदय लिखेंगे पुरुष हैं तो। और अगर महिला हैं आपके प्रिंसिपल तो लिखेंगे महोदया। और फिर अपनी बात यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे कि सविनय निवेदन है कि मैं कल विद्यालय से घर लौटते समय वर्षा में भीगने के कारण ज्वरग्रस्त हो गया हूँ या गई हूँ, अतः मैं आज विद्यालय आने की स्थिति में नहीं हूँ। कृपया मुझे आज दिनांक, अब यहाँ पर जो भी आपकी डेट है, ये नहीं कि आपने यहाँ पर प्रारूप देख लिया तो यही डेट आपको लिखनी है। जिस दिन आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं उसी तारीख को आप यहाँ पर वो डेट आपको लिखनी है, वो तारीख लिखनी है। का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करें, या यहाँ पर लिख सकते हैं कि अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। ये लाइन भी आप बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे धन्यवाद सहित, और यहाँ पर एक तारीख लिखेंगे जिस दिन आप लिख रहे हैं। और फिर यहाँ पर लिखेंगे, देखिए आपका आज्ञाकारी शिष्य, ये लड़का है तो शिष्य लिख रहा है, और अगर आप लड़की हैं तो लिखेंगे शिष्या, यहाँ पे डंडा लगा देंगे। और यहाँ पर नवीन गुप्ता लिखा हुआ है तो आपका जो भी नाम है वो नाम आ जाएगा, यहाँ पर जो भी कक्षा है वो आपकी कक्षा आ जाएगी और सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों सारा ही प्रारूप ये प्रार्थना पत्र में वही रहेगा, लेकिन जो भी आपका और कारण अगर आता है तो आप यहाँ पर अपना वो कारण बदल सकते हैं, बाकी सेम ऐसे ही लिखा जाएगा। अगर आप जो है कोई दूसरा कारण इसमें लिखना चाहते हैं, जो भी आपका कारण रहा होगा या रहेगा या हो सकता है जो भी कारण आपका, तो वो कारण आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मुझे आशा है कि आप सबको ये पत्र के जो है नियम क्या हैं, पत्र क्यों लिखे जाते हैं, पत्र के कितने अंग हैं, और पत्र का प्रारूप, और ये जो इस नमूने से जो हमने समझा है, जो ये छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र है, वो आपको अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगले जो पत्र बचे हैं वो पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में, क्योंकि सबको ही एक में समझ लेंगे तो वीडियो हो जाएगी बहुत अधिक लंबी। तो बच्चों आज इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आप सबको ये सब जितना भी पढ़ाया गया है पत्रों के बारे में सब समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, यानी जब वीडियो चल रही है उनका सब्सक्राइब का बटन लाल है तो उसको दबा दीजिए, साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। क्योंकि कुछ बच्चों की शिकायत रहती है कि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता, क्योंकि वो सब्सक्राइब नहीं करे रहते हैं जो उनका, और ना ही वो घंटी को दबाते हैं, तो इसलिए उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है। इसलिए बच्चों अगर आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही पहुँचेगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और घंटी को भी दबा दिया है। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।